2023. Let's start. था। खाना खाने के बाद वो सब थोड़ा और रिलैक्स हो गए थे और थोड़ी देर बातें करने के बाद जुबैर वहां से चला गया था। उसके बाद आदित्य और वजीर ने अमित को अपने नए कमरे में सेटल होने में मदद की और उसे दवाई दे दी थी। फिर वजीर अपने कमरे में चला गया था और आदित्य मनाली के साथ अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया था। वो बहुत दिनों बाद इतने बड़े कमरे में था तो उसे थोड़ी सी हैरानी हो रही थी और उसे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा था। उसके कानों में अभी भी कहीं न कहीं ऑडियंस की आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे वो उसके लिए चीयर कर रहे हों या फिर तालियां बजा रहे हों। थोड़ी थोड़ी देर में वो पलटकर गेट की तरफ भी देख रहा था कि वहां से अभी कोई गार्ड आएगा और उसे कहेगा कि वो फाइट के लिए तैयार हो जाए। ये सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए ट्रेन के अंदर सफर कर ले तो जब वो जमीन पर स्टेबल खड़ा होता है तब भी उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे ट्रेन चल रही है। और शायद इसी का इफेक्ट आदित्य को भी हो रहा था। मृणाली को यह चीज समझ आ रही थी और वो जब जब उसकी तरफ देख रही थी तो उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी चुप थी और कुछ नहीं कह रही थी। थोड़ी देर आदित्य ऐसे ही बेड पर लेटा रहा, फिर उसने अपना शर्ट निकाल दिया और तब धीरे धीरे करके अपनी चेस्ट की पट्टी को निकालने की कोशिश की, पर मृणाली ने उसे बीच में ही रोक दिया। आदित्य चाहता था कि वो अपने चेस्ट की पट्टी को खोल करके देखे कि घाव की कंडीशन क्या है और उसके हिसाब से ही अपनी साधना करे या फिर सर्वशक्ति का फल खाए जिसे वो बख्शी विला से ले आया था। उसके हिसाब से अगर उसे पता चल जाए कि घाव कितना गहरा है तो वो आसानी से चीजों को मैनेज कर सकता है और अपने आप को ठीक भी कर सकता है। लेकिन मृणाली ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आदित्य उस घाव को देखे। मृणाली ने उसे अपनी आंखों से देखा था और उसे पता था कि वो एक बड़ा कट है जो उसकी छाती में लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कोई भी अपना हाथ डालकर आदित्य का दिल बाहर निकाल सकता है। जब उस दिन आदित्य फाइटिंग अरेना में बेहोश हो गया था तब उसके कट से इतना खून निकल रहा था कि मृणाली उसे देखकर ही घबरा गई थी, पर फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करके आदित्य की मदद की थी। उस टाइम में जब तक आहूजा सर बीच में नहीं आए थे तब तक उसके लिए सबसे मुश्किल समय था। हर एक पल ऐसे बीत रहा था जिसमें वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि आदित्य की चेस्ट से लगातार खून निकल रहा था और वो उसे रोकने की तमाम कोशिशों के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। उसे एक रीजन ये भी पता था कि अगर आदित्य अपने चेस्ट के कट को देखेगा तो उसे जरूर अनामिका की याद आएगी, क्योंकि ये घाव उसने ही उसे दिया था और इसलिए वो उसे देखने नहीं देना चाहती थी। तब उसने उसका हाथ पकड़कर वापस से पट्टी को बांधना शुरू किया और आदित्य से कहा, तुम इस चीज को समझते क्यों नहीं हो कि घाव अभी ठीक से भरा नहीं है? तुमने डॉक्टर की बात सुनी थी ना, उन्होंने भी कहा है कि धीरे धीरे करके ही चीजें अपने आप ठीक होंगी। अगर तुम ज्यादा जल्दी करोगे तो उससे तुम्हारी बॉडी का हीलिंग फैक्टर तेज नहीं हो जाएगा। मैंने बायो पढ़ रखा है और मुझे पता है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तुम थोड़ा तो मेडिकल साइंस पर विश्वास रखो और अपनी बॉडी को टाइम दो। जब आदित्य ने मृणाली की इस बात को सुना तो उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मृणाली से किसी ऐसी चीज के लिए डांट खा रहा था जैसे वो बच्चे की तरह उसे डांट रही थी, और उसे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो अपने घाव को देखना चाहता था। भले ही मृणाली उसे इस दर्द से बचाना चाहती थी कि वो अनामिका के बारे में नहीं सोचे, लेकिन आदित्य उस घाव को देखकर उस चीज को पता करना चाहता था कि अनामिका कहां तक उसे चोट पहुंचाने के मकसद से उस फाइट में उतरी थी। उसे हर पल बस उसी की याद आ रही थी और इसलिए दूसरी चीजों पर कंसंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी उसने इस चीज को अपने चेहरे पर न लाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मृणाली को पता चलेगा कि वो किस चीज के बारे में चिंता कर रहा है तो वो फालतू में इशू बनाएगी। यही बात सोचकर वो बस वहां पर लेटा रहा। मृणाली ने फिर धीरे धीरे करके उसकी पट्टी बांधी, फिर उसके बाद वो उसके शरीर पर उन जगहों पर हाथ फेरने लगी जहां पर आदित्य को घाव और कट लगे हुए थे, जो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे थे। आदित्य को भले ही उसके टच से दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि मृणाली उन्हें बहुत ही आराम से छू रही है, जैसे कि वो अभी भी ताजे हों।
पर वो किसी सोच में खोई हुई थी। और तब उसने ऐसे ही कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे ये घाव कितने अच्छे हैं ना आदित्य। ये तुम्हें इस बात के बारे में बता तो सकते हैं कि तुमने क्या खोया है और क्या नहीं, वरना कभी कभी घाव हमारे दिमाग पर ही लगे रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कैसे मिटाना है। ये अभी यहाँ पर हैं और थोड़े दिनों बाद ही यहाँ से गायब हो जाएंगे और सब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दिमाग पर जब घाव हो जाता है आदित्य, तो वो कभी जाता ही नहीं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घाव कभी ठीक नहीं होंगे। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मैं हूं आदित्य। शायद इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात ही यह है आदित्य कि ना तो मैं तुमसे अलग हो सकती हूं और ना तुम मुझसे। मुझे भी किसी घाव की तरह अपने शरीर में बसा लो आदित्य, ताकि तुम मुझे हमेशा याद रखो और मैं भी तुम्हारे अंदर ही घुल मिल जाऊं। मृणाली ने इतना कहकर अपने हाथ को आदित्य के शरीर पर फेरना बंद किया और फिर वो उसकी आंखों में देखने लगी। आदित्य को तो बहुत दिनों बाद मृणाली की आंखों में फिर से अपने लिए प्यार दिख रहा था और वो उस चीज को महसूस कर सकता था। उसने फिर अपना एक हाथ मृणाली के हाथ में रख दिया और उसे सहलाने लगा। उसे समझ आ रहा था कि मृणाली के दिल की धड़कन तेज हो रही है। फिर धीरे धीरे करके वो उसकी तरफ झुका और अब उन दोनों का चेहरा बहुत करीब आ गया था। तब आदित्य आगे बढ़ा और उसने अपने होठों को हमेशा की तरह ही मृणाली के होठों पर रख दिया। उसे बहुत दिनों बाद यह एहसास मिल रहा था, इसलिए वो रुकना नहीं चाहता था। वो लगातार उसे किस करता रहा और मृणाली भी उसका साथ देती रही। दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन दोनों किसी अलग फीलिंग को महसूस कर रहे थे। और तब आदित्य अपने दूसरे हाथ को मृणाली की पीठ पर सहलाने लगा। फिर वो उसके बालों में अपने हाथ को घुमाने लगा। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था और समझ आ रहा था कि वो आज भी मृणाली के लिए उतना ही पागल है जितना पहले था। और धीरे धीरे करके वो उसे अपने और करीब खींचने लगा। दोनों के बीच में एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर मृणाली अपने आप को पूरी तरह आदित्य के हवाले कर चुकी थी और ना ही कोई मूवमेंट कर रही थी। वहीं आदित्य बस उसे अपने और करीब लाना चाहता था। फिर उसने अपने होंठ उसके होंठ से दूर किए और वो आंखें खोलकर थोड़ा पीछे हुआ। वो बस मृणाली की आंखों में लगातार देख रहा था और इस बात की कंफर्मेशन चाहता था कि क्या वो आगे बढ़ सकता है। और उसे दिख रहा था कि मृणाली भी यही चाहती है। यही बात सोचकर उसने मृणाली की गर्दन को चूमना शुरू किया। जैसे ही आदित्य ने मृणाली की गर्दन को पहली बार छुआ, मृणाली को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। इसलिए वो थोड़ा कांप गई और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके उस तरीके से हिलने को महसूस करके आदित्य को अच्छा महसूस होने लगा और वो उसे वैसा ही चूमता रहा। लेकिन अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मृणाली की गर्दन से खून निकल रहा है। वो घबराकर थोड़ा पीछे हुआ तो उसने देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा खून है और खून गर्दन में एक कट से लगातार बाहर आ रहा है। वो हैरान हो गया और उसने फिर मृणाली के चेहरे पर देखा तो उसे वहां मृणाली नहीं बल्कि अनामिका दिख रही थी और उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उसकी गर्दन से अभी भी लगातार खून निकल रहा था। आदित्य उसकी सांस रोकता हुआ और उसकी गर्दन में से लगातार खून निकलता हुआ देखकर बहुत हैरान हो रहा था। वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा था, पर अनामिका उसे किस करने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज होने लग गई और वो बस वहां से निकलना चाहता था। यही बात सोचकर वो जल्दी से बेड पर से खड़ा हो गया और कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वो बाहर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसे मृणाली की आवाज आई। क्या हो गया आदित्य, सब ठीक तो है ना? आदित्य को जब मृणाली की आवाज आई तो वो झट से पलटा और उसने मृणाली के चेहरे पर देखा। उसे वहां पर अभी भी अनामिका के चेहरे की हल्की सी झलक दिख रही थी और वो घबरा रहा था। उसके माथे से पसीना बहकर गिर रहा था और उसे समझ आ रहा था कि यह उसका एक इल्यूजन है और वो इतना असली था कि वो उस चीज का डिफरेंस ही पता नहीं कर पाया। वो पहले भी अनामिका और मृणाली को एक जैसा मान चुका था, लेकिन आज जो उसने देखा था वो शायद उस चीज से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन मृणाली को उसकी चिंता हो रही थी और आदित्य को समझ आ रहा था कि उसे कुछ जवाब देना होगा। तब उसने जल्दी से सोचते हुए कहा,
सब कुछ ठीक है मनाली, चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे मन में दरअसल ये बात चल रही थी कि अगर देखा जाए तो हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और हम ये सब नहीं कर सकते। मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर कोई चेक करने नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम इस बात को सोचो कि हमारे डाइवोर्स के पेपर्स अभी भी अनुराग और निखिल के पास हैं, जो हमें एक साथ रहने के लिए परमिट नहीं करते, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई थिंक कि मुझे जल्दी से पहले उस चीज को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और फिर ही सारी चीजों को चालू करना चाहिए। आदित्य इतना कहकर मनाली के चेहरे पर ही देखने लगा। उसे समझ आ रहा था कि मनाली उसकी बात से कन्विंस तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहां पर बैठी रही और उसके मन में कुछ चल रहा था। उसने अगले ही पल आदित्य से अपनी नजरें हटा ली और वो खड़ी होकर उसके साइड से होते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आदित्य ने न तो उसे रोकने के बारे में सोचा और न ही उसके पीछे जाने के बारे में, क्योंकि वो चाहता था कि जब तक अनामिका की मौत का ख्याल उससे दूर नहीं हो जाता, तब तक उसे मनाली से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।